ओके बच्चों, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान नहायत ही रहम करने वाला है। इसकी वो मैं आपको सेंड कर दूंगा आज इंशाल्लाह। और आज बच्चों प्रिंटर भी आ जाएगा। आज तो मार्केट बंद है, कल प्रिंटर आ जाएगा। तो जैसे जैसे चैप्टर वाइंड अप होते जाएंगे प्रैक्टिस करके, एक एक जो है ना वो आपका टेस्ट भी होता जाएगा। तो ये पूरा महीना जब मैं बुलाऊं आप लोगों ने लब्बैक कह के क्लास के लिए हाजिर हो जाना है। क्लियर है? दिन को दिन नहीं समझना और रात को रात नहीं समझनी। तो ये बात याद रखना। क्लियर है? ये ऑनलाइन कौन आया बैठ के? सर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। तो मैं लिंक का एल सेंड करूंगा। ओके बच्चों, बातें नहीं करनी। ओके बच्चे, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टॉपिक मैंने शुरू किया था। मैंने आप लोगों को बताया था बिजनेस में ना दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। एक होता है रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस और एक होता है कैपिटल नेचर का एक्सपेंस। जो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है ना, जैसा कि नॉन करंट एसेट्स को बाय करना या अपनी बिल्डिंग में या अपने एसेट में कोई ऐसी चीज रिफर्बिशमेंट वगैरह करवाना जिससे उसकी एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी क्या हो सके, इंप्रूव हो सके। ऐसे प्रोजेक्ट्स को जब आप करते हैं या ये कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं ना, तो आपको फुल एवेलुएट करना पड़ता है वेदर कि आपको ये करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए। क्लियर है बच्चों? ऐसा क्यों है सर? बिकॉज लार्ज सम ऑफ मनी इन्वॉल्व होता है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का लिंक होता है कंपनी के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ। तो अगर कंपनी का एक बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो इवेंचुअली उसका इम्पैक्ट कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे भी पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? एंड नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी एक्सपेंसेस है ना वो फ्यूचर में इनकम होने हैं। एंड फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर इज अनसर्टन। फ्यूचर इज अनसर्टन। ऑल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू फ्यूचर एंड फ्यूचर इज अनसर्टन। क्लियर है बच्चों? तो ये बात आप लोगों ने याद रख लेनी है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि लगी हुई इन्वेस्टमेंट को रिवर्स नहीं किया जा सकता। अगर रिवर्स करने की कोशिश करेंगे तो कोई फायदा नहीं, लॉस होगा। तो बेहतर है कि पहली दफा अन्य डिसीजन ना लिया जाए, फुल वैल्यूएशन करके डिसीजन लिया जाए। उसके बाद था कैपिटल बजटिंग साइकिल, कि फाइनेंस वालों के पास ये काम कैसे आता है। तो सबसे पहले आइडिया आता है, आइडियाज की स्क्रीनिंग होती है, उसमें से सुइटेबल आइडियाज को चूज कर लिया जाता है। फिर फाइनेंस वालों को कहा जाता है, ये पकड़ो, तुम्हारे पास है ना उस कमरे की किसके पास है? अब कैसे एडजस्ट करेंगे? आवाज क्या नहीं, आवाज नहीं तुम्हारी। बैठ जाओ, एक बच्चा तो बैठे ना एटलीस्ट। ये साथ वालों का ऑफिस खुला है? हाँ, इनसे चेयर मांग लो थोड़ी देर के लिए। मैं मुझे खड़े होके पढ़ा देना था। बच्चों ये देखो, बात समझ आ गई आप लोगों को कि नहीं? बात समझ आई? आइडियाज आए, आइडियाज को शॉर्टलिस्ट किया, सारा जो काम है ना वो आपके पास पहुंच गया है। यू आर द फाइनेंस डायरेक्टर्स। अब आपने
फाइनेंशियल एवेल्युएशन करनी है, ये पता लगाना है कि कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए और कौन सा प्रोजेक्ट रिजेक्ट करना चाहिए। आपने एनपीवी निकाली और जिसकी एनपीवी पॉजिटिव थी उसको आपने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। बट सिर्फ फाइनेंशियल एवेल्युएशन की बेस पर आप लोग इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, आपको नॉन फाइनेंशियल वैल्यूएशन भी करनी पड़ेगी। तो ये प्रोजेक्ट, ये जो आपके सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स हैं, ये F5 वालों के पास, मैनेजमेंट के पास चले जाएंगे, मैनेजमेंट नॉन फाइनेंशियल वैल्यूएशन करेगी, उसके बाद अप्रूवल होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये भी तो देखना है ना कि इस प्रोजेक्ट को करने के लिए आपके पास स्पेशलिटीज है या नहीं, पैसा है इतना कि नहीं। तो उसके बाद बच्चों ये जो प्रोजेक्ट है ये वहां चला जाएगा, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। क्या स्टार्ट हो जाएगी, क्या, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो जब इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी तो जैसे जैसे काम होगा, काम प्रोसीड करेगा आगे, आपने ऑन गोइंग मॉनिटरिंग करनी है। क्या करनी है, ऊंची आवाज में, और उसके बाद एक दफा पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट करवा लेना है, ये चेक करने के लिए कि वेदर काम सही हुआ है या नहीं। ये ना हो कि आप प्रोजेक्ट लॉन्च कर दें और उसके बाद आप लोग मतलब उसके एरर्स वगैरह आइडेंटिफाई करते फिरें। एक दफा आप लोगों ने पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट करवा लेना है, जैसा कि ऑडिट हम लोग करवाते हैं जब जून में ना, आप लोगों ने अपनी स्टेटमेंट्स को पब्लिश करना होता है। दिसंबर में ईयर एंड हुआ, जून में आपने अपनी स्टेटमेंट्स को पब्लिश करना है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 से 4 महीने आप ऑडिटर्स को बुलाते हैं, ऑडिटर्स ऑडिट करते हैं, उसके बाद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप लोग क्या करते हैं, पब्लिश। अगर आप पहले पब्लिश कर देंगे और बाद में ऑडिट होगा, उसके अंदर जितनी भी मैनिपुलेशंस है, एरर्स है, ओमिशंस है, वो पकड़े जाएंगे, तो क्या आप बार बार उसको रेक्टिफाई करते फिरोगे, नहीं ना। तो पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट जो है ना वो नेसेसरी होता है बिफोर लॉन्च। ओके, तो ये लिखने के लिए आ सकता है, और 2 नंबर का ये लिखने के लिए आ सकता है कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब पुराना इन्वेस्टमेंट अप्रेजल शुरू होने वाला है जो कि बहुत ही बोर है, तो लेकिन आप लोगों को करना पड़ेगा, तो करना स्टार्ट करते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के ना 2 तरह के मेथड है। कितनी तरह के मेथड है, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, 2 तरह के मेथड है। एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। ट्रेडिशनल मेथड क्या, और दूसरे मॉडर्न मेथड। मॉडर्न होता है मॉडर्न में, पहले होता था मॉडर्न, अब उन्होंने उसको चेंज कर दिया प्रोनाउंसिएशन। तो जो ट्रेडिशनल मेथड्स वो मेथड्स हैं जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट से पहले थे। उनमें 2 मेथड आते हैं, पहला सिंपल पे बैक पीरियड, ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। क्या, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू, IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एंड डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। क्लियर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स। तो फर्क एक ही चीज का है, और वो फर्क किस चीज का है, वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। किसका फर्क है, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है क्या, फिर हम उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह ताला। मेजोरिटी ऑफ द जितने भी रूल्स हैं वो मैं आज ही पढ़ा दूंगा, कल से फिर जो नया इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है ना वो शुरू हो जाएगा, जो F9 लेवल का है। क्लियर है, तो याद रखना जितना बेसिक ग्रिप होगा उतना ही मॉडर्न मेथड आपको समझ में आएगा। अदरवाइज मॉडर्न इन्वेस्टमेंट अप्रेजल तो फिर बहुत ही मॉडर्न है ना, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। क्लियर है, ओके। बच्चों टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट समझो। लिखना किसी ने नहीं, मुंशी बनने नहीं आप लोग आए हुए, अकाउंटेंट्स बनना है आप लोगों ने। क्लियर है, तो कॉन्सेप्ट समझो। बच्चों सबसे पहले ना आप लोगों को बताया कि मतलब बहुत साल पहले अगर आप चले जाएं तो हम लोग ना ट्रेडिंग आपस में करते थे, किससे, सोना चांदी, तब तब सिक्के कॉइन्स, और उसका कॉन्सेप्ट आवाज है, हमें नहीं पता, तो हम इतने पुराने नहीं, हमें मतलब बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी करेंसी नोट्स की वगैरह वगैरह ना। तो आपको कैरी करना पड़ता था अपने साथ क्या,
सोना चांदी जो भी एलिमेंट का आप लोगों ने ट्रेड वगैरह करना है पुराने दौर में, तो उन्होंने सोचा, ये मैं कोई बहुत पुराना दौर कह रहा हूँ, हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी कॉइन दिनार वगैरह चलते थे, करेंसी नोट्स तो तब भी थे। ओके, तो उन्होंने कहा कि ये कितना मुश्किल है ना कि मतलब ट्रेडिंग करनी है और आपको अपने साथ कैरी करना पड़ रहा है, तो क्यों ना कोई ऐसा सिस्टम लेके आए कि इनके एक्सचेंज में आपके पास कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसको दें और आपको आपकी चीज मिल जाए। तो तब कॉइन्स का सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया, फिर करेंसी नोट्स का कॉन्सेप्ट आया। उन्होंने कहा सारे रिजर्व इकट्ठे करो, एक जगह पे रखो, जिसे आप क्या बोलते हैं, स्टेट बैंक बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? सारी जितने भी आपके रिजर्व थे वो वहां रख दिए, उतने रिजर्व की मालियत के नोट क्या कर दिए जाते हैं, प्रिंट आउट, और वो पूरी मार्केट इकोनॉमी में फ्लो करते हैं और बाइंग और सेलिंग होती है। बट होता है क्या है पाकिस्तान में, रिजर्व कम है, करेंसी नोट ज्यादा छाप लिए जाते हैं, फिर आप कहते हैं डॉलर ऊपर चला गया, डॉलर स्टिल है। अब आपने करेंसी नोट ज्यादा छाप दिए, तो जो पहले करेंसी नोट की वैल्यू थी वो अब तो नहीं रहेगी ना, तो करेंसी क्या हो गई, डी वैल्यू हो गई, करेंसी क्या हो गई, डी वैल्यू हो गई। तो ऐसे कॉन्सेप्ट आया किसका, करेंसी का। सर व्हाट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले कहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम करेंसी अपनी वैल्यू खो रही है। हमने कहा अच्छा वो कैसे। अगर मैं अपनी बात करूं तो एक वक्त था जब हम छोटे हुआ करते थे, घर का जो ग्रोसरी का सामान है ना वो 30, 35, 40 तक ना आ जाता था, और वो उस दौर में बहुत ज्यादा समझा जाता था। क्लियर है? अब ग्रोसरी का सामान लाख रुपए, 1.5 लाख भी क्रॉस कर गया है, 2 भी क्रॉस कर गया है। इवन के हम लोग जिम्मेदार लोग हैं, मतलब चावल गंदम ये सारी चीजें अपनी घर की होती हैं, फिर भी ग्रोसरी का सामान इतना ज्यादा महंगा आता है। क्या मतलब ये नहीं है कि वक्त बदलने के साथ साथ आपकी करेंसी क्या हो गई है, डी वैल्यू हो गई। जहां एक ही का पैकेट 90, 95, 100, 200 का होता था, वो 600 का हो गया है। क्लियर है बच्चों? तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी वैल्यू ऑफ करेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है, डी वैल्यू हो रही है करेंसी। क्लियर है बच्चों? ओके, इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग चलते हैं, करेंसी डी वैल्यू होने की वजह क्या है। नंबर 1, इन्फ्लेशन। क्या? ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, इन्फ्लेशन। क्या? इन्फ्लेशन। तलायुगुम ने कहा कि सर मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे ना उधार दे दे। मैंने कहा ठीक है, मैंने इसको 50,000 रुपया जो है ना उधार दे दिया। इसने कहा सर 6 माह बाद ना मैं आपको 50,000 रुपया जो है ना वो वापस कर दूंगा। मैंने कहा ओके सही है। तब ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। क्लियर है? इसने 6 माह बाद मुझे 50,000 रुपया वापस किया। जब मैं 50,000 रुपया लेके मार्केट में गया, तो जो बंडल ऑफ गुड 6 माह पहले मैं 50,000 में खरीद सकता था, वो बंडल ऑफ गुड अब मैं 50,000 में नहीं खरीद सकता। बात समझ आई आप लोगों को? जो बंडल ऑफ गुड 6 साल पहले मैं 50,000 में खरीद सकता था, वो बंडल ऑफ गुड अब मैं 50,000 में नहीं खरीद सकता। क्यों? इन्फ्लेशन हो चुकी है। 4,000 के 4 पैकेट आने थे, अब वहां 1,000 के कितने पैकेट आएंगे, 2। एक आता है, वैसे थोड़े से पैसे वो डालने पड़ते हैं, फिर दूसरा पैकेट आता है। क्लियर है बच्चों? तो करेंसी क्या हो गई है, डी वैल्यू हो गई। तो मैं कहूंगा भाई 6 माह बाद तुमने मुझे पैसे देने हैं, तो मुझे 6 माह बाद तुमने क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। क्यों? मैं इससे कंपनसेशन मांग रहा हूं, किस चीज की, जो इसको पैसा देने की वजह से मेरी वैल्यू में क्या आई है, कमी, तो मुझे इससे इन्फ्लेशन की क्या चाहिए, कंपनसेशन चाहिए। ओके, नंबर 2, अपॉर्चुनिटी टू रीइन्वेस्ट। आज आप लोगों को पता है, वर्किंग कैपिटल वाले चैप्टर में ज्यादा पता लग जाएगा क्लियरली। क्या पता है सर आपको? हमें पता है कि आजकल पैसा घर में रखना सही नहीं है, उसकी कॉस्ट पड़ती है। क्या पड़ती है? कुछ पैसा होता है घर में प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए रखा होता है, वरना जैसे ही पैसा जमीनों से या रेंटल इनकम आती है उसको बैंक में आप लोग डिपॉजिट करवा देते हैं, या किसी शेयर्स खरीद लेते हैं, बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं ताकि पैसा क्या करे, ग्रोथ। 6 माह मैंने पैसा तलहा यकूब को दे के रखा, 6 माह में जो पैसा मेरा ग्रो होना था वो ग्रोथ मैंने क्या कर दी, फॉरगो। किसकी वजह से? क्योंकि मैंने तलहा यकूब के साथ दोस्ती निभाई, मैंने उसको पैसे दिए। अब दोस्तियों का दौर खत्म हो चुका है, अब मुझे इससे इन्फ्लेशन की कंपनसेशन भी चाहिए, मुझे इससे अपॉर्चुनिटी टू री इन्वेस्ट की कंपनसेशन भी चाहिए।
ये मुझे उस ग्रोथ की कंपनसेशन भी देगा जो इसको पैसा देने की वजह से मैंने फोरगो कर दी, और ये मुझे इन्फ्लेशन की कंपनसेशन भी देगा जो इन 6 माह में मुझे फेस करना पड़ी। ओके गुड। तीसरा बच्चों रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। पढ़ के आए आप लोग फॉरेन करेंसी के चैप्टर में कि इंटरेस्ट रेट मूवमेंट में सबसे बड़ा हाथ किसका है? रिस्क का। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी पढ़ के आए हैं कि जहां हाई रिस्क हाई रिटर्न, इक्विटी वालों का रिस्क हाई था उनको रिटर्न भी ज्यादा देना पड़ा, डेट वालों का रिस्क कम था उनको रिटर्न भी कम देना पड़ा। बात समझ आई? क्लियर है? ये हसन मुमताज और अब्दुल्ला तो ऐसे देख रहे हैं कि जैसे कोई नया ही टॉपिक हो, रिकॉर्डिंग नहीं ना ली अभी आप लोगों ने। हाँ तो फिर बेटा थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ। बात समझ आई आप लोगों को? मुझे क्या पता 6 माह बाद वो बैंकरप्ट हो जाए, तलहा यकूब भाग जाए, क्लियर है, या मैं मर जाऊं या वो मर जाए, कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी है। तो बच्चों मुझे उस रिस्क की कंपनसेशन भी चाहिए, तो मुझे 3 आइटम्स की कंपनसेशन चाहिए। तो बच्चों इंटरेस्ट है क्या? इंटरेस्ट की अगर डेफिनेशन कोई मुझसे पूछे तो मेरे वर्डिंग में एक्स्ट्रा अमाउंट पेड फॉर यूजेज ऑफ मनी, किसी दूसरे का पैसा इस्तेमाल करने के लिए जो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ती है, दैट इज द इंटरेस्ट। दैट इज द, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची, दैट इज द इंटरेस्ट, दैट इज द, दैट इज द इंटरेस्ट, दैट इज द, दैट इज द इंटरेस्ट। बैंक में मैंने पैसा रखवाया हुआ है, मेरा पैसा कौन यूज कर रहा है? बैंक। बैंक मुझे क्या देगी? इंटरेस्ट। मैंने बैंक से पैसा लोन लिया है, ठीक है, मैंने बैंक को पैसा देना है एक्स्ट्रा, दैट इज इंटरेस्ट। बात समझ आ गई? सूद जिसे वो कह रहा है। क्लियर है बच्चों? हाँ ये सूद है। क्लियर है बच्चों? तो आप लोग ये पढ़ रहे हैं अगर आगे जाके आप लोगों ने बैंकिंग सेक्टर्स में जॉब भी करनी है वगैरह वगैरह वगैरह, तो बैंकिंग सेक्टर्स की जॉब भी हराम है। क्लियर है बच्चों? तो मतलब ये नहीं कि आप वहां पे सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं हो सकते, सिक्योरिटी गार्ड आप हो सकते हैं वो बंदा जिसका पैसे के साथ डायरेक्ट लेन देन है, फाइनेंस वाले बंदे नहीं सारे ही, मतलब फाइनेंस क्यों, कैशियर है वगैरह 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 वो। क्लियर है बच्चों? हाँ क्या नहीं, मिजान सही है, मिजान में आप जो कर सकते। क्या कौन? नहीं ना, यही तो प्रॉब्लम है ना, मेहनत का नहीं खा रहे ना, एक ऐसी अननाउन जगह पे, सॉरी नाउन जगह पे जहां पर आपको पता है कि काम ही सूदी हो रहा है, तो वहां पर आपका जॉब करना इंटेंशनली, दैट इज द क्या चले जाए बेटा, वो तुम्हें रखेंगे। तुम तो ऐसे जाने को फिर रहे हो जैसे तुम्हें उन्होंने ऑफर करवाई हो, दुआ करो कि वो तुम्हें रख ले। क्लियर है? नहीं मिजान में आप जा सकते हैं, वो इस्लामिक बैंकिंग है ना, तो बैंक इस्लामिक भी है। बच्चों मैं आपको बताता हूँ, देयर इज अ थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन इस्लामिक फाइनेंस एंड कन्वेंशनल फाइनेंस। जब मैं आप लोगों को सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ाऊंगा ना, मैं एक तरफ कहूंगा कि लीज जो है वो हराम है, इंस्टॉलमेंट पे चीजें लेते हैं जो आप लोग, ये हराम है, साथ ही मैं आपको इजारा पढ़ा दूंगा, स्कूप पढ़ा दूंगा, तो आप कहेंगे सर जब ये हराम है तो ये हलाल कैसे? उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होगा। क्लियर है? वो इस्लाम ने छूट नहीं दी, इस्लाम ने एक तरीका बताया है, समझ लगी? तो हलाल और हराम कैसे होता है? जो इस्लाम ने बताया है वो हलाल है, जो नहीं बताया वो हराम है। अब जैसा कि जब तक आपकी मलकियत में प्रोडक्ट नहीं आ जाता है ना, आप उस प्रोडक्ट को आगे नहीं बेच सकते। पूरी मार्केट किस पे चल रही है? आफ्टर सेल सर्विसेज पे। कैसे? आपने या ये जो है पैकेजेस मॉल, इसके अंदर पैसा रखवाया, अपना सामान रखवाया, ठीक है, पैकेजेस मॉल आपका सामान बेचेगा, 3 माह के लिए अगर आपने रखवाया, 3 माह बाद जितने यूनिट्स बिक गए उसका पैसा आपको दे देगा अपना कमीशन रख के, बकाया आपका माल आपको कहेगा घर ले जाए। ये जो हाइपर स्टार वगैरह है, केयर फॉर, अब ये क्या है? आफ्टर सेल सर्विसेज। क्या पैकेजेस मॉल की ये मलकियत थी? नहीं, उनको चाहिए था इस प्रोडक्ट को मुझसे बाय करते, बाय करके अपने मॉल में बेचते, सारा रिस्क एंड रिटर्न उनका होता, ये इस्लाम में जायज था। अब
लोगों को यहाँ पे गलत कॉन्सेप्ट बता दिया गया। मेरी सिस्टर कह रही थी कि लोग कहते हैं, मेरी सिस्टर ने तो मिजान बैंक में 3 साल काम किया है, फिर बाद में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है वहां पर ऑस्ट्रेलिया में आजकल वो होती है, तो मतलब उनका तो मतलब काफी एक्सपोजर रहा है मिजान बैंक में। मिजान बैंक में ना लोगों का ना एक कॉन्सेप्ट बन चुका है कि जो वेरिएबल इंटरेस्ट रेट है ना वो हलाल है और जो फिक्स है ना वो हराम है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि जब आप घर रेंट पे देते हैं वो तो फिक्स इनकम होती है, तो वो हलाल है। तो ये डिपेंड नहीं करता कि वेरिएबल है या फिक्स है। क्लियर है बच्चों? लेकिन टाइप ऑफ रिजर्व बैंक तो आपको कन्वेंशनल देती ही नहीं है ना, तो वहां पर आप जाके अगर कहेंगे ना ये सर ये सूद सूद नहीं होता, उसको आप रिटर्न कह सकते हैं। क्लियर है बच्चों? लेकिन अगर लोग कहते हैं कि सर पीछे बैक एंड पे वो लोग ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, बैक एंड की स्टोरी भी हमें नहीं पता हर बंदा, लेकिन ये है कि वो रजिस्टर्ड है ना, यानी कि जैसे जो आपकी शारिया लॉ के अकॉर्डिंगली है, जो आपकी मतलब पाकिस्तान के अंदर जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने उनको सर्टिफाइड मतलब सर्टिफिकेशन दी हुई है, और आपको पता है जो इस्लाम पे चलेगा ना वही मतलब जो है ना कामयाब होगा। अगर आप देखें कि निजाम बैंक से ज्यादा लीडिंग बैंक इस टाइम पाकिस्तान में कोई है ही नहीं, ये बहुत बाद में आई लेकिन बहुत ऊपर निकल गई। क्या पता नहीं, उनके डिफरेंट अकाउंट्स है ना यार, बहुत सारे उनके अकाउंट्स है। अभी मैंने जिस अकाउंट में पैसे रखवाए हैं वो अमीन है, उसका नाम अमीन है, तो उसके अंदर 14% आपको रिटर्न मिलता है, क्योंकि मैं टैक्स फाइलर हूँ, 15% कट जाता है जब आपको मिलता है, तो ऊपर वाली अमाउंट जो है ना वो मिलती है। 13 लाख रुपए मेरा जो है ना वो पड़ा है, मतलब वहां पे वो हलाल। यही तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हाँ, अगर आप देखा जाए ना, जब आप कन्वेंशनल बैंकिंग से गाड़ी लेते हैं और जब कार इजारा लेते हैं, इजारा महंगा है किससे? कन्वेंशनल से। तो लोग पैसा बचाने के लिए इजारा से गाड़ी नहीं लेते, कहाँ गाड़ी लेते हैं? कन्वेंशनल में जाके। कन्वेंशनल सस्ता है, इस्लामिक फाइनेंसिंग थोड़ी महंगी है, तो वहां से पैसा लोग नहीं लेते क्योंकि महंगा पड़ता है। क्या समझ लगी? हाँ ओके। तो ये देखो अगले चैप्टर में क्लियर हो जाएगा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में ज्यादा डिटेल में, वहां मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि कौन सी पार्टनरशिप इस्लामी जायज है और कौन सी पार्टनरशिप इस्लामी जायज नहीं है। ये जो हम लोग अक्सर पार्टनरशिप कर रहे होते हैं कि एक बंदा स्किल्स लेके आ रहा है, एक बंदा पैसा लेके आ रहा है ना, इस्लाम ने इसको जायज कहा है, और बाद में 50-50% उसकी क्या हो जाती है? शेयर हो जाती है। तो इसको इसको बोलते हैं मुशारका। समझ लग गई? मुरबाहा भी है, मुदारबा भी है, इजारा है, सूक है। तो रिबा कहते हैं इस्लाम में इंटरेस्ट को, एंड रिबा इज फॉरबिडन इन इस्लाम, इसको हराम कहा गया है। क्यों कहा गया है ये भी मैं वहीं पे बताऊंगा। तो अभी आप लोगों को ये पता लग गया। अब सर बात करते हैं यूके यूएसए की। वहां पर तो इन्फ्लेशन नहीं है, अब आ गई इन्फ्लेशन, अब उनकी इकोनॉमी में यूके की तो बहुत डाउन जा रही है ना, मतलब इंडिया उनसे ज्यादा तरक्की कर रहा है, यूके का तो बेड़ा गर्क ही है तकरीबन ना। तो यूएसए जो है ना, यूके और यूएसए, इनमें सर आपको फ्री में लोन तो नहीं मिलता, इनमें भी तो इंटरेस्ट है। यहाँ इन्फ्लेशन तो है नहीं, तो फिर क्या है? क्यों आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है? तुम बताओ, दिमाग लड़ाओ भाई। एग्जैक्टली ये मुझसे पढ़े हुए हैं इसलिए इनको पता है। 3 ऑप्शन है, कितने ऑप्शन है? इन्फ्लेशन, अपॉर्चुनिटी टू रीइन्वेस्ट, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। पर इन्फ्लेशन नहीं है, दो चीजें तो फिर भी स्टिल वहीं की वहीं है, अपॉर्चुनिटी टू रीइन्वेस्ट भी और रिस्क एंड अनसर्टेनिटी भी। उन कंट्रीज के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि जाहिलो, मैंने आप लोगों को वहां पे पढ़ा दिया था फॉरेन करेंसी के चैप्टर में कि दो कंट्रीज की जो एक्सचेंज रेट में डिफरेंस होता है, सॉरी इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस होता है, वही उनके एक्सचेंज रेट में डिफरेंस होता है। बात समझ आई? आईआरपीटी थ्योरी ये बता दी थी ना, समझ लगी? और इंटरेस्ट रेट में फर्क की वजह क्या थी? इन्फ्लेशन। हायर द इन्फ्लेशन, हायर द इंटरेस्ट रेट, लोअर द करेंसी वैल्यू। बात आपको समझ आ रही है? तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने की वजह क्या है? इन्फ्लेशन। अब देखो ना 12% और 4% का कोई कंपैरिजन ही नहीं। पाकिस्तान में 12% और वहां 4%। क्यों? वहां के लोगों को सिर्फ दो चीजों की कंपनसेशन चाहिए, अपॉर्चुनिटी टू री इन्वेस्ट की और रिस्क एंड अनसर्टेनिटी की। यहां हमें 3, और यहाँ इन्फ्लेशन सबसे मेजर एलिमेंट। क्लियर है? वहां इन्फ्लेशन, पेंशन। अच्छा, आपको पता है पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, कभी इसको गरीब मत कहना। पाकिस्तान में रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं, रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन सही आपको पता है?
इस्लाम ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक का जब दौर था तो उन्होंने कहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो लोग एक ऊंट की रस्सी भी ज़कात देते हैं ना, और वो अब ज़कात नहीं देंगे, तो अबू बकर उनके खिलाफ जिहाद करेगा। यहाँ कहाँ हो रहा है जिहाद? कितने लोग हैं जो ज़कात निकाल रहे हैं? कभी किसी ने मौलवी के पास जाके पूछा हमारी कितनी ज़कात बनती है? हाँ, जान जाती है औरतों की ज़कात देते हुए। पहले किसी आलिम ने एक दफा बताया कि ना जो बेटियों के लिए सामान बना के रखा होता है ना, जेवर वगैरह, है ना, उस पे ज़कात जो है ना वो वाजिब नहीं होती। इन मामा लोगों ने तो तमाशा बना लिया, ला ला के सऊदिया जाना, वहां से ले आना, ये फलानी बेटी का, ये इसका, ये उसका। अगले ने मौलवी ने कहा जब तक बेटी अपने घर रुखसत नहीं हो जाती तब तक इसमें से भी ज़कात देना है। फिर ये लोग चुप करके बैठ गए कि ओ शिट, यहाँ पे भी ज़कात है। अब ज़कात क्या है? अब मेरी मदर तो लेट्स सपोज कमा रही है ना, अपनी उनकी अर्निंग है, वो तो जाएंगी, जाके अपनी कमाई में से पैसे दे देंगी तो ज़कात चली गई। एक औरत है जो नहीं कमा रही बट उसके पास 10 तोले सोना पड़ा है, वो हर साल जाएगी, अपना सोने को तड़वाएगी, ज़कात देगी। फिर कब तक देती रहेगी? जब तक उसका जेवर 7.5 तोले से कम नहीं हो जाता। इसका मतलब है कि इस्लाम ने एक औरत को कितना जेवर रखने की इजाजत दी है? 7.5 तोले। यहाँ 50-50, 60-60 तोले पड़ा है, कोई किसी को फिक्र नहीं है, कोई मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर कितनी ज़कात बनती है। अभी मैंने प्लॉट लिए, अभी उसकी इंटेंशन, मेरी इंटेंशन वाकई में कोई घर बनाना वगैरह तो नहीं थी ना, इन्वेस्टमेंट पर्पज थी। अब वो प्लॉट पड़े पड़े तो मुझे कुछ नहीं दे रहे। अभी मैंने इस बार एक प्लॉट की 62,500 ज़कात दी और एक प्लॉट की 1 लाख कुछ। वो प्लॉट तो कुछ भी नहीं दे रहे, अगर आप दूसरी तरफ से देखा जाए तो। कुछ दे रहे हैं वो? नहीं। इंटेंशन आपकी। अच्छा, मौलवी ने फतवा दिया, साथ ही मौलवी ने पता क्या बताया? मौलवी कहता हाँ अगर आपकी इंटेंशन ये हो। मैंने कहा मौलवी साहब मैं इंटेंशन बदल तो नहीं सकता ना, इंटेंशन तो वो कंसिडर की जाएगी जिस टाइम मैंने प्लॉट लिए थे। तो ये अब जमीनों का उशर है, उशर कमेटी वाले जब उशर लेने आते हैं, मैं कहता हूँ सारी कसर ही निकल जाती है। जो सोचा होता है ना उससे ज्यादा उशर बन जाता है, इतना उशर बनता है। बहुत ज्यादा लोग हैं जो उशर देते ही नहीं है, उशर कमेटी के लोग आते हैं उनको फेंटी लगा के भेज देते हैं। क्या? क्यों लगाना? अच्छा वो नहीं ना तो नहीं, सिस्टम खराब है ना, लेकिन फिर उशर आपने दे दिया। एक मिनट जरा, वो कह रहा है ज़कात लगाई नहीं जाती, आपने दे दिया ना, तो कल को क़यामत वाले दिन आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिन्होंने नहीं लगा रहे वो रिस्पॉन्सिबल है। या फिर आप फुल ऑनेस्टी के साथ उशर निकालें। मैंने देखा है उशर कमेटी वाले जब कैलकुलेट करके लेके आते हैं ना, उनकी कैलकुलेशन सही होती है। मेरे अब्बा जी जब बैठते हैं ना कैलकुलेट करने, फिर मेरे अबू बीघे जो है ना माशाल्लाह से, उनपे भी तोड़ मरोड़ करते हैं कि अच्छा ये उसके नाम पे, ये उसके नाम पे, इसके नाम पे। बेटियों को हिस्सा दे ना दे अभी तक, फिर भी ये फलानी का है, ये उसका, ये उसका है, यानी कि किसी तरीके से उशर से जान ही छूट जाए। अगर देखा जाए कितनी अवाम के पास पैसा है, हर बंदा ज़कात निकाले, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा भूखा मरेगा। तो ये कॉन्सेप्ट ही ये था जो कि इस्लाम ने दिया, लेकिन हम लोगों ने इसको फॉलो नहीं किया। क्या किसी घर में पूरे साल में 1,42,000 रुपया भी नहीं बचता? क्या 1,42,000 रुपया भी नहीं बचता? क्योंकि 52.5 तोले चांदी जो है ना वो 1,42 की है, 1,42,000 की आती है। अगर वो उतना साल में आपके पास बचा पड़ा रहा तो उस पे भी ज़कात है। यहाँ महीने के इतने इतने बचते हैं लोगों को। यार मैं एक हाउस होल्ड की बात कर रहा हूँ। अब मेरे घर में सब अगर कमा रहे हैं ना, सब कमाने का कॉन्सेप्ट क्या है? मेरी मदर इज रिस्पॉन्सिबल, उन्होंने अपनी इनकम पे ज़कात देनी है, बिकॉज वो साहिब निसाब है। मैंने अपनी इनकम पे ज़कात देनी है। मैं ऐसा नहीं हो सकता अब्बू ने ज़कात दे दी चलो चलो अब्बू के पीछे पीछे हम भी जन्नत में चले जाएंगे। नहीं, अब्बू ने ज़कात दी अपने, वो साहिब निसाब। अब कुर्बानी जैसे है ना, हमें क्या लगता है घर में अब्बा जी ने कुर्बानी कर दी सब छुट्टे टुक्के हो गए खत्म, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। जो साहिब निसाब है उस पर कुर्बानी वाजिब है, एक एक बंदे के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। और कुर्बानी की भी लिमिट है। आप लोग क्या कहते हैं? हमें कहते हैं यार इस बार पैसे नहीं, कहते हैं कि अगर इस बार पैसे नहीं है लेकिन आप वैसे वेल्दी पर्सन हो तो आप उधार पकड़ के भी कुर्बानी देना आपके ऊपर वाजिब है। तो कौन लोग हैं जिसके घर में हर बंदा कुर्बानी दे रहा है? हमारे घरों में अब जैसे मैं हूं ना, मैंने मतलब पिछले, मैं मतलब 4 आवाज ना है, मैं पिछले 4 सालों से जो है ना वो कुर्बानी दे रहा हूँ। इस साल भी मैंने देनी है कुर्बानी। तो होता क्या है कि आपके पास अगर कम है तो आप हिस्सा डाल लें, या अब बकरे तो आपको पता है 80-80 90-90 हजार का, वैसे हमने बकरे खुद पाले होते हैं तो इतना ज्यादा पता नहीं लगता। तो अभी क्या है कि
वाजिब है ना, अगर मैं उससे मुकरूंगा तो मैं एक बंदे के बख्शे जाने पे दूसरा नहीं। पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ही गलत है। उम्रा है ना, हम कहते हैं माँ बाप को उम्रा करवाओ फिर हम उम्रा करके आएंगे, है ना। अगर घर में माँ बाप की इनकम ही नहीं आ रही, कमा ही आप रहे हैं, तो पहले माँ बाप पे उम्रा वाजिब नहीं है, पहले आप पे उम्रा वाजिब है। मैं चाहता हूँ मैं अपने पेरेंट्स को उम्रे पे भेजूं अपनी कमाई से, है ना, मैं नहीं भेज सकता, पहले मुझे उम्रा करना पड़ेगा, फिर उन पे उम्रा वाजिब होगा। ये एक अकीदत होती है कि हम कह देते हैं कि माँ बाप पहले जाएं फिर हम जाएंगे, बात सही है, लेकिन इस्लाम इसको सपोर्ट नहीं करता, बिकॉज माँ बाप तो कमा ही नहीं रहे। कमा कौन रहे हैं? आप कमा रहे हैं, तो आप पे पहले वाजिब है फिर किसी और पे वाजिब है। हाँ एक साथ ही करने ना फिर। अपना हज उम्रा होके आपको पढ़ाया, हाँ किस पे? हाँ सारी उम्र कमा के हज उम्रा आपको पढ़ाया। नहीं ना, तो ये उनकी गलती है ना। अगर उन्होंने अपनी कमाई है, मेरे फादर की कमाई है, तो मेरे फादर की कमाई पे पहले अगर वो साहिब निसाब है तो उनपे कुर्बानी, उनपे हज वाजिब है। क्लियर है? हमारे एक्सपेंसेस निकल है, लेकिन इस्लाम ने तो इसको सपोर्ट नहीं ना किया कि आपने एक बंदे के लिए सेक्रीफाइस किया, तो वो बंदा कमा रहा है तो पहले आपको, आप साथ जाएंगे उनके ना, तो मतलब अगर वो जाएंगे तो आपने भी साथ जाना है। क्लियर है? तो ऐसा हो सकता है, अकीदत की अकीदत भी रह जाएगी और शरीयत का असूल भी फॉलो हो जाएगा, जो कि यहाँ पर नहीं होता। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर हर घर में ना एक कुर्बानी होती है, मतलब एक बकरा हो गया, दो बकरे हो गए या ज्यादा से ज्यादा। तो मतलब मैंने अक्सर मतलब पापा को कहता था कि ये क्या बात हुई कि कोई 40,000 भी कमा रही है तो आप उसको कहते हैं कि कमेटी डालो और मतलब कुर्बानी दो, तो उस पर कुर्बानी कैसे वाजिब एक 40,000 रुपया कमाने वाले बंदे पे। तो मैं एक दिन पढ़ रहा था, वाकई अगर आप 40-45 भी कमा रहे हैं ना, उसके ऊपर भी पता नहीं कितनी परसेंट निकाल के उस वो भी साहबे कुर्बानी के लिए वो बंदा अहल है महीने का। कुर्बानी इस बात पे नहीं है कि जितना आप बचा रहे हैं, कुर्बानी इस बात पे कितना आप कमा रहे हैं। ज़कात इस बात पे नहीं है कितना आप कमा रहे हैं, ज़कात इस बात पे जितना आप बचा रहे हैं। इस्लाम कहता है सारा खा दो, नोज का। इस्लाम ने कब मना किया आपको? नहीं, इस्लाम कहता है खा जाओ, खाओ सारा, रखना नहीं है। समझ लग गई? हाँ रखने पे है ना, खाने पे तो नहीं। अब लोग क्या करते हैं अक्सर माशाल्लाह से ज़कात के टाइम ना कर्जा पकड़ लेते हैं। भाई तुम लोग झूठ किससे बोल रहे हो? अल्लाह से। किससे? अल्लाह से। फिर क्या लगाती तलहा की मम्मा, क्या करें 40 लाख तो इस बार ना वो पकड़ा है, अभी उसके 40 लाख भी देने हैं। मम्मा कहती तुम्हें ज़कात के टाइम ही याद आ जाता है कि 40 लाख भी पकड़ना था, तुमने इसी टाइम 40 लाख क्यों पकड़ा? क्यों? पूरे निसाब में से 40 लाख माइनस हो जाता है तो ज़कात देनी होती है, एक्स्ट्रा पे होता है, तो वो 40 लाख कट गया तो कम अमाउंट पे कम ज़कात। तो मतलब ये बंदे को सोचना चाहिए कि आप लोग झूठ किससे बोल रहे हैं? अल्लाह से। क्यों? तो वो तो दिलों के हाल जानता है, तो कभी भी ऐसा नहीं होता। बस ये है कि अल्लाह करे कि अल्लाह सबको मतलब वो करे, जब आप साहब निसाब हो जाओ तो क्या उम्रा तो बहुत जरूरी है। हज इतना महंगा हो गया है, लेकिन चलो उस घर में जाके ठंडक तो आपको मिलती है ना कि आप, लेकिन वैसे तो हज, लेकिन मेरे ख्याल में ना उम्रा एक दफा आप कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद कोशिश करो कि आप पैसे जोड़ के ना हज ही करने जाओ। मेरे घर वालों की तरह नहीं 7 उम्रे 8 उम्रे, और अगली दफा लोग आके मुबारकबाद दें माशाल्लाह हाजी साहब का 7वां उम्रा था। इससे कुछ नहीं मिलेगा 7वें उम्रे से। मतलब एक दफा उम्रा करके उसके बाद जो 7 उम्रे 6 उम्रों के पैसे थे वो जोड़ के एक बंदा अच्छा खासा हज कर सकता है। और हज और या उम्रा अगर आपने करना है यार, आप हॉस्टल में नहीं रहते, हॉस्टल में गद्दे के साथ गद्दा लगा पड़ा है, जमीन पे आप लोग सो रहे हैं, वहां जाते हैं 5 लाख रहाइश का, 4 लाख रहाइश का। भाई इससे अच्छा है बंदा किसी थोड़े मतलब लोकल होटल में रह ले, एडजस्ट कर ले, ज्यादातर बंदा मस्जिद हराम में गुजार ले, मस्जिद नबवी में गुजार ले, लेकिन पूरी फैमिली जाए, या बंदा किसी और ऐसे बंदे को करवा सकता है जिसका वो शौक है बट उसके पास वसाइल नहीं है। एडजस्ट करना 21 दिनों की क्या बात है, 21 दिन तो ऐसे गुजर जाते हैं, लेकिन लोग नहीं, लोग बफे पाड़ते हैं वहां पे जाके। हाँ वो मक्का टावर में वो बफे मिलते हैं ना साथ में, मतलब उनका बफे होता है लंच में उनके डिनर में, है ना। तो माशाल्लाह से 5-5 लाख रुपया होता है। मेरी अभी सिस्टर गई थी तो उनका मतलब खर्चा आया है तकरीबन 6.5 लाख रुपया ना, उसका रहाइश का मैं बता रहा हूँ, विद खाना था 6.5 लाख रुपया। तो मतलब मक्का टावर में, तो अब वहां पे दोपहर टाइम बफे चल रहे हैं, शाम टाइम बफे, नहीं ये बफे जरूरी था,
कि मतलब बफे के बगैर भी तो गुजारा हो सकता था ना। अच्छा ऊपर से खाना काबा नजर आता है, नीचे जाके मर लो खाना काबा के बिल्कुल पास, कि तुम लोगों ने ऊपर से ही खाना काबा को देखना है, सिर्फ वो स्टिके ऐसे कर करके ना वो नीचे दिखाने के लिए लोगों को कि वाह हम ऐसे होटल में थे कि जहाँ पे 2-2 दिन वेट भी करते हैं कई दफा मक्का होटल में ना, क्योंकि कई दफा फ्रंट की बजाय ना बैक पे कमरे मिल रहे होते हैं, तो 2-2 दिन दूसरे कमरे में रहते हैं, फिर वहां पे भी जाके एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, फिर उनको फ्रंट वाली साइड पे जगह मिलती है। क्यों? स्टिके ऐसे करके ना दिखानी भी तो होती है कि मतलब लोगों को कि हम ऊपर रह रहे हैं, नीचे जाके मर लो खाना काबा के पास। बंदा वैसे दिखाने के चक्कर में बना रहे हो वापस। वहां सब दिखावे कर रहे होते हैं। ओके बच्चों बात समझ आ गई आप लोगों को? तो ये एक इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चीज में ना आप इंटरेस्ट शामिल है। आप इंश्योरेंस की बात करते हैं ये हराम है, क्योंकि आप पूरा पाकिस्तान 1973 के आइन के मुताबिक अगर आप लोगों ने एसएसटी में पढ़ा हो, पाकिस्तान में सूदी कारोबार हो ही नहीं सकता था। आइन पे कौन फॉलो किया? ये जितनी भी बैंक्स है इनको तो क्रिएट किसने किया? आपको तो 10 अरब चाहिए, 10 अरब की इक्विटी हो ना पीकेआर में, फिर आप एक बैंक को ओपन कर सकते हैं। और ये 10 अरब आपने स्टेट बैंक में जमा करवाना है, ऑपरेशन नहीं आप इस 10 अरब से कर सकते। 10 अरब स्टेट बैंक के पास रखवाना है, फिर आपने बैंक, और फिर ऑपरेशन के लिए भी 10 अरब तकरीबन चाहिए, तो 20 अरब रुपया होगा तो अब एक बैंक वो होंगे। तो जब ये बैंक ओपन हो रही थी तो कौन सी ऐसी अथॉरिटीज थी जिन्होंने इस बैंक को ओपन होने दिया? कहां गई आपकी शारिया लॉ को फॉलो करवाने वाली अथॉरिटी जिसने इन बैंक्स को ओपन होने दिया? और सूदी कारोबार धड़ाधड़ चल रहा है। समझ लग गई? तो अल्लाह के साथ जंग है, तो बचो इससे। क्यों? इधर हो जरा बच्चों, मैं यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं बैंक अच्छा सऊदी अरेबिया में भी तो इतनी ज्यादा बैंक्स हैं, है ना? तो वो बैंक्स फिर तो ऐसे फिर बैंक का क्या कॉन्सेप्ट है? बैंक फिर होनी नहीं चाहिए। बैंक अगर ट्रेडिंग कन्वेंशनल बैंकिंग के थ्रू, आप लोगों ने बैंक को सिर्फ बैंक के तौर पे देखा है ना यार, एचबीएल भी बैंक है, मिजान भी बैंक है, एचबीएल का सूद है, मिजान का सूद क्यों नहीं है? लेकिन कभी आपने ये देखा है कि आपने उनके ऑपरेशंस, आप गाड़ी लेने चाहें आज ही, आपने दोनों तरीकों से पूछना है सर कन्वेंशनल बैंकिंग में गाड़ी का क्या प्रोसीजर है और इजारा में गाड़ी का क्या प्रोसीजर है। आपने दोनों पता करना है, फिर मेरे पास आना है, फिर मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इजारा एंड द लीज। लीज इज हराम इन इस्लाम एंड इजारा इज हलाल इन इस्लाम। क्लियर है बच्चों? और इजारा में गाड़ी मिजान बैंक वाले नहीं देते, गाड़ी आप लोग शोरूम में जाके खुद चूज करते हैं, उसके बाद शोरूम वाला जो ओनर है उसको सारे पैसे कौन देता है? मिजान बैंक। अच्छा उबर कितने लोग हैं जिनकी ऊबर की गाड़ियां खुद अपनी है? नहीं, 10-10 गाड़ियां लोगों ने दी हुई हैं उबर चलाने के लिए, इस ड्राइवर चलाने के लिए। हलाल है इंस्टॉलमेंट पे चीजें। सर ये ना कई मोदी कहते हैं लेकिन ये सर क्या इंस्टॉलमेंट की चीजें कैसे हलाल? नहीं ना यार इंस्टॉलमेंट ऐसे ही होता है, एक बंदा पैसे दे देता है कोई चीज आप उसके बाद आप नहीं ना। अच्छा नहीं ऐसा कहीं पे भी नहीं है कॉन्सेप्ट, मैं आपको बताता हूँ। एक बंदा है इंस्टॉलमेंट पे, ठीक है, उस बंदे का अपना एसेट है। इस्लाम के अंदर जरा जाके पढ़ो कि एसेट जो है ना वो आपकी मलकियत में होना चाहिए। उसके बाद कहाँ लिखा है कि आप अपनी चीज को लोअर या हायर रेट पे नहीं बेच सकते? मुझे सिर्फ इतना बता दो कहीं से भी रूल ला के कि निगोशिएबल में कहाँ सिर्फ इतना लिखा हो। आपको पता है फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या होता है? इस्लाम फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे मानता है। आपकी चीज है, आप चाहे उसे 10,000 की बेचो, अगले बंदा खरीदना चाहे तो खरीदो, नहीं खरीदना चाहे तो ना खरीदो। लॉ भी इसी को मानता है, इस्लामी कवानीन के अकॉर्डिंगली फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। आप अपनी मर्जी की जितनी मर्जी प्राइस चार्ज कर सकते हैं, बट शर्ते का चीज आपकी अपनी होनी चाहिए। आप अपने भाई की भी चीज जो है ना वो अपने भी हाथ पर बेचे नहीं सकते। फिर दूसरी बात, अब आप लोग हैं, आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों में से कोई बच्चा मुझे इंस्टॉलमेंट में फीस पे नहीं करता? मेजोरिटी बच्चों की फीसें इंस्टॉलमेंट में आती हैं। कहाँ लिखा है कि बच्चों की फीसें जो इंस्टॉलमेंट में नहीं आती? फिर वॉलंटरीली मेरी सर्विस है, मैं आप लोगों को ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक हो गया? तो ये किसी की और की मलकियत तो या इजारादारी थोड़ी है। ये हलाल है, लेकिन अगर हम कहते हैं कि फीसों के साथ एक ही साथ ज्यादा तो क्या
अगर आप कहें कि जो सपोज मैंने आपको 5,000 देना 4 महीनों में, आपने मुझे 6,000 दो, वो हराम और 60 भी दो। नहीं बेटा ये नहीं है ना, ऐसा नहीं है, ये हलाल है। इंस्टॉलमेंट बिल्कुल हलाल है, लेकिन प्रोडक्ट आपकी अपनी मर्जी का होना चाहिए। फिर देखो ना, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इस्लाम ने फिर फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को क्यों अलाउ किया? क्या? तो फिर बिजनेस कहाँ से हुआ? बिजनेस का तो एम ही मुनाफा था, प्रॉफिट कमाना है ना बिजनेस। नहीं, लिमिट कहीं पे भी लिमिट डिसाइड नहीं की गई इस्लाम में, कहीं पे भी कोई एक भी मुझे वो ला के बताओ कि जहां पर इस्लाम में कहा होगा कि लिमिट कौन डिसाइड करता है? अगर आप पाकिस्तान की बात कर ले तो पाकिस्तान की मार्केट कौन सी है? यहाँ गवर्नमेंट डिसाइड करती है आपकी चीजों की प्राइसेस, मार्केट खुद इटसेल्फ डिसाइड करती है। पूरी मार्केट अगर चीज बढ़ा दे तो आपने उस मार्केट की अकॉर्डिंगली चीज को बेचना है। आप कौन सा किसी को बेवकूफ बना के चीज बेच रहे हैं? हाँ, तीसरी बात, अवेयरनेस ऑफ कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इस्लाम। अगर आप एक बंदे के एजेंट है तो थर्ड पार्टी को पता होना चाहिए यू आर द एजेंट ऑफ दैट पर्सन। जैसे एक बच्चा है, वो एक बच्चे को लेके आता है मेरे पास और मुझे कहता है सर मैं इस बच्चे को लेके आया हूं, मुझे 2,000 रुपया कमीशन दे। अगर मैं उस बंदे को आवाज ना है, अगर मैं उस बंदे को 2,000 रुपया कमीशन देता हूं तो वो हराम है। क्यों? थर्ड पार्टी को पता होना चाहिए कि जो बंदा मुझे अट्रैक्ट करके लेके आ रहा है, ये बंदा एक एजेंट है या एक थर्ड पार्टी एवं है कोई। क्लियर है बच्चों? तो ये अवेयरनेस भी होनी चाहिए। इंस्टॉलमेंट में मुझे सब कुछ क्लियर है, उसे सब कुछ क्लियर है, सिर्फ मुझे इस हराम इस वजह से है, मुझे ये क्लियर नहीं है कि वो जो उसका प्रोडक्ट है वो कंपनी ने उसको दिया है या उसकी अपनी मलकियत में है। अब घर है ना यार, आप खुद मुझे बताओ, क्या लाहौर में गार्डन टाउन में फायदा नहीं उठाया जा रहा, मुनाफाखोरी नहीं की जा रही? यूनिवर्सिटीज की वजह से पूरी मार्केट में सबसे ज्यादा रेंट गार्डन टाउन में ही क्यों है? पंजाब यूनिवर्सिटी के आसपास वाले एरिया में क्यों है? आप जरा ये अंदरूने लाहौर चले जाए, पूरा घर आपको 15,000 में मिल जाएगा। यहाँ एक एक पोर्शन का 40-40 हजार रुपया हम क्यों भर रहे हैं? उनका प्रोडक्ट, उनका सामान, उनकी मर्जी, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहां कहीं पर भी नहीं लिखा गया इट इज फॉरबिडन इन इस्लाम। अगर आप हॉस्टल की बात करो, एक कमरे में आप 8-8 हजार रुपये पे कर रहे हैं, क्या वो मार्केट रेट से अप नहीं है? एक कमरे का 32,000 रुपया, 4 कमरे बच्चे रह रहे हैं, कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं है बच्चों। तो सही इस्लाम, सही बिजनेस को समझो, यही आपको चीजें कामयाब करेंगी फ्यूचर में, रादर देन कि आपको गलत चीजों के ऊपर चलने की जरूरत नहीं है कि फलाना हलाल है या फलाना हराम है। आपका प्रोडक्ट है, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। स्कैन्स की फीस पूरी मार्केट से सबसे ज्यादा है। मैं 15,000 चार्ज कर रहा हूँ, कैफ वाले 20,000 रुपया चार्ज कर रहे हैं, पैक वालों ने नया एसीसी लॉन्च किया वो 20,000 रुपया चार्ज कर रहे हैं। स्कैन एक पेपर की फीस 29,000 चार्ज कर रहा है। स्कैन के खिलाफ कभी कोई फतवा है? फिर तो गुडविल भी हराम हुई। आप किस चीज का पे कर रहे हैं स्कैन को? कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि गुडविल जो है वो क्या नाम लेते होते हैं, हराम है। गुडविल हलाल है। आपका ब्रांड नेम जिसका आप पे कर रहे हैं, तो सही चीजों को जो है ना वो समझो। और अगर किसी बच्चे को कहीं से कोई आयत या कोई फतवा मिले तो मुझे भी ला के बताओ, ताकि अगर मेरी इस्लाह हो सके। वरना क्या प्रोडक्ट है ना, आपकी एक्टिविटी है जो आपकी मलकियत में होनी चाहिए, और थर्ड पार्टी को सब कुछ अवेयर होना चाहिए। पैसा भी तो हमारी मलकियत में होता है, लेकिन हम किसी को इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं देते। क्या? पैसा भी तो हमारी मलकियत में होता है ना, लेकिन हम किसी को पैसा नहीं दे सकते। नहीं ना, मैं आपको बताता हूँ। अब लोग क्या करते हैं, लोगों को पैसे की जरूरत है, वो इस चीज की तरफ आगे इंस्टॉलमेंट पे चीज लेके उसे बेच के पैसा यूज कर लेते हैं। वो क्या होगा? नहीं ना, अब तुम देखो ना, इसने मोबाइल लिया, इसने आगे बेच दिया, बेच के, अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो अभी तुम बात कर रहे हो, इसको पैसा चाहिए था, इसने इंस्टॉलमेंट में मोबाइल लिया, अब ये कम देता रहेगा और ये मोबाइल इमीडिएटली सेल कर देगा, है ना? हराम है। ये प्रोडक्ट इसका था, प्रोडक्ट की बात आ गई ना दोबारा, प्रोडक्ट इसका था, प्रोडक्ट मेरा था, अनटिल अनलेस, जब तक वो सारी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देता, उसके बाद वो भाड़ में गया जहां मर्जी जाके बेचे मोबाइल। तो उस बंदे को पता होना चाहिए कि मैं हराम कर रहा हूँ। मेरे लिए कैसे हराम? मेरा प्रोडक्ट है, मैंने इसको बेचा, 12 इंस्टॉलमेंट्स तक ये बंदा मेरा ही प्रोडक्ट है। अब आप मिजान मैन से गाड़ी ले, आगे जाके जल्दी से एमजी को बेच दे और मिजान मैन को आहिस्ता आहिस्ता पे करते रहे, हराम है। फिर आप लोग जाके मौलवियों से फतवा लेते फिरेंगे
ठीक है, और मौलवियों के फतवों पे यकीन नहीं करना, 2000 उसकी जेब में डालो, फतवा बदल जाता है, फतवा बिल्कुल आपकी अकॉर्डिंगली, समझ रहे हो, तो ऐसा होता है। तुम चुप रहो। अभी तो ये टॉपिक है, जब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आएगा तो सारा पीरियड जाया हो जाता है उसकी डिस्कशन में। तो वो हम ऑनलाइन पढ़ेंगे सारी ऐसी। तो ऑनलाइन में बेटा बहस हो सकती है। अली बासित था ना, वो अली बासित पीछे आके बैठ गया। बात समझ आई आप लोगों को? अब मैं आप लोगों को सिखाता हूं जरा कैलकुलेशन। इधर देखो बच्चों, इंटरेस्ट के ना 2 रेट होते हैं। कितने रेट है? एक सिंपल और दूसरा कंपाउंड। सिंपल इंटरेस्ट रेट का मतलब है आपको हर दफा जो इंटरेस्ट है ना वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट पे मिलना है। किस पे मिलना है? ऊंची बात में प्रिंसिपल अमाउंट पे। अच्छा, व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट? ओरिजिनली इन्वेस्टेड अमाउंट, वो अमाउंट जो आपने साल के शुरू में इन्वेस्ट की थी उस पे आपको जो इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज द सिंपल इंटरेस्ट रेट। मिजान बैंक वाले, सॉरी बैंक वाले कहते हैं आप चाहे इसको निकलवा लें, चाहे इसको वहीं पड़ा रहने दें, री इन्वेस्ट नहीं, हम इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं देंगे। ये जो इंटरेस्ट है ना हम इसको दोबारा री इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये 2 assumptions है किसकी? सिंपल इंटरेस्ट रेट। नंबर 2, कंपाउंड वाले कहते हैं आप अपना पैसा निकलवा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं निकलवा सकते भाई? तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? तुमने ऐसे कैसे कह दिया? ये वही अकाउंट है जहां पर आपने 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए अपना पैसा क्या करके रखा होता है? फिक्स करके रखा होता है। क्या करके रखा होता है? फिक्स करके रखा होता है। तो जो इंटरेस्ट है वो भी प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाता है, अमाउंट ज्यादा हो जाती है। बट लोग कहते हैं सर दोनों का रेट सेम था, बट सिंपल इंटरेस्ट रेट में आपको कम पैसा क्यों मिला और कंपाउंड इंटरेस्ट रेट में आपको ज्यादा पैसा क्यों मिला? क्योंकि जो इंटरेस्ट है ना वो भी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ऐड होता गया और आपकी प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ती गई। तो जब प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ी तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंटरेस्ट की परसेंटेज क्या होती गई? ज्यादा होती गई। तो आपको ज्यादा बेनिफिट है। लेकिन बच्चों ये देखो, बेनिफिट तो है बट सिंपल इंटरेस्ट रेट में आप 100 रुपया या जितना भी इंटरेस्ट है वो आप निकलवा सकते हैं, लिक्विडिटी इंश्योर रहती है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट में लिक्विडिटी इंश्योर नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि आप निकलवा नहीं सकते एक उसी अमाउंट ऑफ टाइम। अगर निकलवाएंगे तो वो कुछ पैसे अपने क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि फिर किसमें ना इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है और किसमें इंटरेस्ट रेट कम मिलता है? कंपाउंड में ज्यादा मिलता है क्योंकि अच्छा, और ये मैंने कहाँ पढ़ाया था? लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, फॉरेन करेंसी के चैप्टर में लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में मैंने पढ़ाया था कि जिनको जल्दी रिटर्न मिल रहा है उनको कम परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिलता है, जिनका ज्यादा लंबे अरसे के लिए उधार होता है उनको ज्यादा इंटरेस्ट। क्लियर है बच्चों? बात समझ आएगी? दिस इज व्हाट सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। ये देखो जरा, आर है आपका 10%। कितना है आर? कितना है? 10%। ईयर 0 में ना आपने इन्वेस्ट किया 1000। ये ईयर 0 का क्या कॉन्सेप्ट है ये मैं आप लोगों को भी सिखा। ईयर 0 में आपने कितना इन्वेस्ट किया? 1000। आज तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कब मिलेगा? 1 साल बाद। ईयर 1, 1 साल गुजरा, 100 रुपया मिला। कितना मिला? लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट फिर भी आपकी कितनी रही? 1000। क्योंकि आप चाहे 100 को कुछ भी करें, बैंक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नंबर 2, 1000 प्लस 100 कितना मिला? 1000। ईयर 3, 1000 प्लस 100। इसके थप्पड़ लगाओ एक बच्चा। तुम लगाओ। क्यों? तुम बस कर लगा के तो कैसे लगाते हैं? लुलू इसको नहीं, उसको। ऐसे लगाते हैं तब टीचर ऑर्डर दे कि लगानी है। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अली बासर के पीछे चलो। क्या? मैंने कौन सा कहा उसका गला काट के ले आया बेटा?
इतनी चपेड़े तो मुझे रोज लगती रहती हैं घर पे बच्चों। क्या अब काफी लोग हैं जिनको इस उम्र में चपेड़े नहीं पड़ती, उनका अलग हिसाब है, लेकिन मुझे पड़ता है। मुंह में पड़ती है भाई। मैं इस बार भी 10 दिन रह के आया हूँ, 2 दफा पड़ी है, एक दफा ईद के दूसरे दिन और एक दफा 26वें रोजे। क्या आपके इस टीचर के कांड ही ऐसे होते हैं। अच्छा बच्चे क्लास से बाहर दफा हो जाओ, इसको बाहर निकालो। अली बासर दरवाजा खोलो। नहीं क्या पूछना है, पीछे दफा हो जाओ दरवाजे के साथ। सारे अली बासर को ही आके ना इनपुट देते हैं, पता नहीं प्रोसेसर है। 10%, 100 और आपकी प्रिंसिपल अमाउंट हो गई 1100। ईयर 2 में 1100 प्लस 110 1210 और अब आपको इंटरेस्ट मिलेगा किस पे 1210 पे और वो है 121, वही हो गया 1331 और अगली दफा आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1331 पे और ये हो गया 133.1 और ये हो गया 1464.1। दिस इज व्हाट, दिस इज द, ये कंपाउंडिंग हो रही है। अब यहां पर अगर आप 3 साल में देखें तो आपने 100 कमाया, 100 300 रुपए का जो आपने इंटरेस्ट है ना वो कमा लिया। यहाँ आपने 331, क्योंकि जो प्रिंसिपल अमाउंट और जो एक्चुअल अमाउंट में डिफरेंस होता है उसके दरमियान जो डिफरेंस की वजह क्या है, इंटरेस्ट। यहाँ आपने 331 कमाया और वहां आपने कितना कमाया 300, तो ये जो 31 का डिफरेंस है वो इस वजह से है बिकॉज आपने कंपाउंडिंग की हुई थी। क्लियर है बच्चों? मुंह जो है ना वो बंद रखो, कुछ चला जाता होता है मुंह में। तनाया को कहां तक उसका नजर आना शुरू हो गया था, इतना उसने मुंह खोला। नेक्स्ट, अब ये ही जो कंपाउंडिंग है ना ये एक फॉर्मूला है जिसको मैंने सिंपली डिस्क्राइब किया। वो फॉर्मूला क्या है, जब भी आपको कहा जाए कि प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू में जाना है, जैसा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, आपको कब करनी पड़ती है फ्यूचर वैल्यू। आज हम निजाम बैंक में या किसी भी बैंक में खड़े और आपने पैसे डिपॉजिट करवाने, अब आपने ये भी तो देखना है ना कैलकुलेट करके कि इस इंटरेस्ट रेट पे 4 साल बाद कितना पैसा बनेगा, 3 साल बाद कितना पैसा बनेगा, 2 साल बाद कितना पैसा बनेगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द कंपाउंडिंग, दिस इज कंपाउंडिंग। फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर पावर एन, अगर मैं इसी को परफॉर्म करूं तो 1000 आज की वैल्यू है, इंटरेस्ट रेट कितना है 10%, उसको डेसिमल प्लेस में लिखना है, 3 साल बाद वैल्यू कितनी होगी निकालो जरा, 1331 ही आएगा। तुम भौंको मत, कैलकुलेटर करो। गुड, बाकी भी तुम कैसे हाथ बांध लिए तुमने, तिलावत कुरान पाक होने लगी है क्या? पीछे से कोई इसको आगे दे दे। गुड, तेरा उठने का इरादा है जी? नहीं पूछना, मैं मुझे पैसे दिए तुमने, पैसे अभी तक नहीं दिए लेकिन फिर भी मान लो कि मुझे दिए। हाँ बोलो। अभी मैंने वो सिखाया नहीं। ओके बच्चों, कंपाउंडिंग समझ आ गई? ओके क्लियर है बच्चों? एक क्वेश्चन लिखो। क्या जी बेटा, जब आपने खड़े हो जाओ, तुम कहते रहने दो उसे, वो तो आज शेव करवा के आ गया, उसकी तो मार्केट बढ़ जाएगी। हाँ तुम अपना सोचो, वो तो रजिस्टर 3-4 भी ले सकता है अगर परसों तक तो देखना। हाँ तुम देखा ये लोंडेबाज पहले ही तैयार बैठा था, तुम्हारी की उसकी।
ओके बिल्कुल अपनी शक्ल को कैसे कुछ कह सकता है। अच्छा बच्चों, खड़े हो जाओ तुम। मैं ये बोले क्या नहीं पूछना बेटा, खड़े 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 जल्दी करो। हाँ कहाँ डाली थी? यहाँ से निकाल रहे हैं, मैंने कहा अजीबो गरीब ही आजकल मामला हो रहे हैं। खड़े हो जाओ। क्या हुआ? हाँ अब उठा नहीं जा रहा। खड़े हो जाओ। ओके बच्चों, ये तुम किसको खड़ा कर रहे हो? ओके मैं कहा शायद ये कोई नई टेक्नोलॉजी है कि बता के खड़ा करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा बच्चों ये देखो, what will be the value after 25 years if we invest $10 at a rate of 100%? What will be the value after 25 years if we invest $10 at a rate of 100%? किसी ने किसी से भी इनपुट नहीं लेना। तो बहुत ज्यादा भी आए तो लेकिन कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। मुझे बाकी $10 at a rate of 100%। हाँ तुम्हें आ रहा तो पूरा क्वेश्चन ही नहीं ना लिखा गया तुझसे। क्या रेट हुआ R 100%। ठीक है, मैंने कहा कि मैंने क्वेश्चन गलत लिखवा दिया आप लोगों को। तो तुम्हारा सवाल हो गया, होना ही था F2 तुमने मुझसे पढ़ी। मेरा थोड़ी शक्ल देखने को दिल नहीं कर रहा आपको, तो डोंट पैसे तो मुझे मुझसे किस बात की वजह से लोगे कैरेक्टरलेस। आफ्टर 25 ईयर का है, मैंने तेरे लैपटॉप जब लगाया ना क्या बेटा ये बैंक नहीं क्यों आप इसको बोलो। तुमने दोनों हाथ पीछे क्यों लिए हुए हैं? हाँ आगे तुम उसको बिल्कुल भी नोटिस ना करो, समझ लगे? तुम्हारे साथ इतना अच्छा लड़का बैठा है उसको नोटिस करो, पीछे ही देख रहे हो। ये क्या चल रहा है भैया, आगे हो जाओ थोड़ा सा। क्यों तुमने दरवाजे की जान लेनी है? आपने बोला नहीं, इतना साथ भी नहीं, कुछ निकल आता होता है। भाई ना आजकल सीरियस हुआ है, वरना तुम भाई को जानते नहीं हो भाई चीज क्या है। भाई को हाथ जोड़ के कहना पड़ता है प्लीज मंसूर अब बस करो। हाँ अली बासित हो गया तुम्हारा सवाल? इधर आओ जरा, अपना कैलकुलेटर और अपना आंसर लेके मेरे पास आ जाओ। तुमसे हुआ है और साथ वाले से? ठीक है तुम दिखाओ। ये पता नहीं किस फिल्म का हीरो है मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दिखाओ कौन खड़ा है। इसकी एक्टिंग में आपको बताता हूँ जरा, एक मिनट रुको। सही है, ये देखो। मैंने कहा तुम दिखाओ क्या था।
पहले तूने मुझे कब दिखाया? अभी देखा। तुम बताओ, तुम्हारा तो सही होना है। तुम क्या आंसर है? एग्जैक्टली क्योंकि बच्चों रेट भी तो देखो ना, 100 गुना इन्वेस्टेड था। तो याद रखना बच्चों, ये कौन मैं आपको कंसेप्ट की बात बता रहा हूँ। अक्सर होता है कि आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स में ना लोग इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर रहे होते हैं, तो आपको बताते हैं कि यार फलाने बॉन्ड में, फलाने स्टॉक में इन्वेस्ट कर लो वगैरह वगैरह वगैरह। उस टाइम ना आप लोग उसकी बात को सेकंड करने से पहले आप लोग गूगल पे जाओ, इंटरेस्ट रेट इन पाकिस्तान, दो न्यूज़पेपर खोल लो, वहां देख लो कि इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में कितना चल रहा है। वो कह रहा है भाई 35% दूंगा, तो उसको कोई भैया तुम्हारा दिमाग तो खराब है, 14% पूरी मार्केट का मैक्सिमम रेट होता है जिसको आप लोगों ने स्टैंडर्ड बनाना है। मार्केट में 14% चल रही है, तुम कहाँ इन्वेस्ट करोगे जहां 35% रिटर्न आ जाए? हाँ 5-6% ऊपर आ जाए ना तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन अगर ये 35% ऊपर आ जाए या इस तरीके से, इसका मतलब है कि फ्रॉड है, इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। क्योंकि मार्केट में ऐसी इन्वेस्टमेंट की कहीं जगह नहीं होती, उतनी जगह होती है जितना इंटरेस्ट रेट आपका कह रहा होता है। क्लियर है? क्योंकि वो मैक्सिमम रेट होता है, 3 चीजों की कंपनसेशन वहां मिल रही होती है, तो ये किस चीज की कंपनसेशन देगा? ऐसी चौथी कौन सी चीज है? क्लियर है बच्चों? तो ऐसा है। ये जो डबल शाह पाकिस्तान में पकड़ा गया था, है ना, ये डबल शाह क्या करता था? कुछ भी नहीं, कहीं बिजनेस नहीं था, रोटेशन थी। समझ लगी? लाख के 2 लाख हुए, 2 के 4, 4 के 8, जब 8 के 16 होने के लिए गए, डबल शाही नहीं था, गायब हो गया। हाँ समझ लग गई? अब तुम देखो, लाख से 2 लाख मतलब 100%, मतलब डबल कर दिया उसने, डूब के मर जाओ तुम लोग। मतलब पाकिस्तानी इमाम को हमेशा से फुद्दू लगाने वाले लोग जो है ना मिल ही जाते हैं। और मैं कहता हूँ मैंने अक्सर आप लोगों को बिहेवियरल फाइनेंस पढ़ाया हुआ है ना आपको पहले, कि नहीं पढ़ाया? बिहेवियरल फाइनेंस मैंने आपको नहीं पढ़ाया? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे मैंने आप लोगों को बबल हार्डिंग क्या तो तहारे को तुम इन्हीं की क्लास में हो, तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाया? बच्चों मार्केट पैराडॉक्स, हार्डिंग, बबल, नॉइस ट्रेडिंग, मोमेंटम इफेक्ट, ये बताने का मकसद क्या था? आवाज नहीं कि इन्वेस्टमेंट्स ना रैशनल डिसीजन के साथ साथ कई बार बिहेवियर पे भी डिपेंड करती हैं। तो जिनका ग्रीडी नेचर ऑफ बिहेवियर था ना, उन्होंने माशाल्लाह से, पढ़े लिखे लोगों ने भी वहां इन्वेस्ट किया था, जो कि पैसा डूब गया। यहाँ पर मेरी मदर के कजन है, वो उन्होंने लेबोरेटरी में ना लोगों के पैसे इन्वेस्ट किए थे। पैसे तो उनकी अच्छी खासी लेबोरेटरी चल रही थी तो टाउनशिप में, बट कोई नुकसान हो गया वगैरह वगैरह, तो 6.5 करोड़ रुपया जो है ना वो लोगों का मतलब ऐसे डूब गया था। फिर माशाल्लाह से उनको पकड़ने वगैरह की कोशिश की, वो दुबई चला गया था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने पैसे वापस किए हैं, 1.5 साल 2 साल जेल में भी रहा है वगैरह वगैरह। तो उसकी इंटेंशन सही थी, बट उसने भी ना लोगों के चक्करों में आके तो पैसा बहुत ज्यादा पकड़ लिया हुआ था। भाई तुम्हारे बिजनेस की इतनी वर्थ ही नहीं है, तो 6.5-7 करोड़ रुपया लोगों से पकड़े, तो हमेशा इन्वेस्ट करो। अब मुझे पता लगे मेरे को यार कल ही ना स्कैम्स के रोड में ना एक अच्छी सारी बिल्डिंग लेता हूँ, वहां अकेडमी स्टार्ट कर देता हूँ इन बच्चों के साथ। और बिल्डिंग का किराया कितना? 5 लाख। तो अंधा कोई होगा जो क्या नाम लेते होते हैं कि स्मॉल लेवल पे इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है ना वो करके रखेगा। तो मैं अगला चैप्टर वर्किंग कैपिटल का है जो मैं वहां पे आपको पढ़ाऊंगा, इसे बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। क्या बोलते हैं? एक होता है ओवर ट्रेडिंग, एक होता है ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब है उतना इन्वेस्ट करो जितनी बिजनेस की औकात है। समझ लगी? ओवर कैपिटलाइज नहीं कर देना बिजनेस को कि अन्नेवाह इन्वेंट्री पड़ी है, अन्नेवाह आप लोगों ने लोगों को रिसीवेबल दिए दे रखे हैं, अन्नेवाह। तो बच्चों अन्नेवाह जब ऐसी चीजें रखेंगे तो फिर सोचो कोविड आ जाए। कोविड में से आप लोगों को काफी कुछ सिखा के गया है, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हो, चाहे वो कमर्शियल लेवल पे हो, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हो, या मल्टीनेशनल लेवल पे हो, गवर्नमेंट को भी। समझ लगी? ये जिन मुल्कों के पास रिजर्व नहीं थे, पाकिस्तान, फिर इन्हें चंदे चंदे मांग मांग के गुजारा करना पड़ा। समझ लग गई? फिर और माशाल्लाह से ये जो यूके वाले हैं उन्होंने अपना एनसीआई कितना निकाला, और उन एनसीआई से पता नहीं 17 मुल्कों को चंदा भी दिया। हाँ समझ रहे हो? तो ऐसा होता है।
क्लियर है? तो बिजनेस लेवल पे भी जिन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेंट्री रखी हुई थी, हाँ फार्मेसी वाले तो वो कहते नहीं, इस पेंडेमिक अटैक में कुछ लोग तो मतलब जिसे कहते हैं उनके जैसे ऑनलाइन बिजनेसेस वो माशाल्लाह से उन्होंने करोड़ों कमाया, हाँ बहुत कमाया। अमेज़न, अलीबाबा, द्राज, उसके अलावा ये जो जिन्होंने मतलब फाइवर, अपवर्क, बहुत पैसा कमाया, फूड पांडा वगैरह वगैरह। तो क्रीम कहाँ, लोग कहाँ जा रहे थे, इसके साथ ही देखा ऑनलाइन बिजनेस की बात हो रही है, इसके साथ ही क्रीम नहीं, कहाँ जा रहे थे वो लोग क्रीम पे, लॉकडाउन लगा हुआ था। हाँ फिर भी इतनी ज्यादा नहीं थी, ज्यादा फूड पांडा, चीते चीते भी काफी चला था उन दिनों। तो इस तरीके से मैंने कहा पता नहीं ये क्रीम करा लोग कहाँ जा रहे थे रस्ते में मतलब खुद भी डंडे खा रहे हैं और क्रीम वाले पे भी डंडे पड़ रहे हैं। तो लेकिन अवाम ने पाकिस्तान में कोविड का सही मजाक बनाया, पाकिस्तानी अवाम तो हमेशा मजाक बनाती है लेकिन कोविड था भी बट इतने ज्यादा पैमाने पे नहीं था जितना लोगों को इन्होंने वो बताया गया। और शुरू में जब तक कोई वो नहीं था, इन लोगों ने बड़े इंजेक्शन लगा लोगों को मारा भी है। बहुत ज्यादा, इवन के यहाँ से साहब लगा लो, मेरी पूरी फैमिली जो है ना वो डॉक्टर्स की है ना, हम उनको अक्सर कहते थे ना चाइना मर गया रुड़ गया, लोग कह रहे थे है ना। और मेरी कजन लोग चाइना मेडिकल एसोसिएशन की मेंबर्स है ना, उनको चाइना बुलाया हुआ था और वो चाइना गए और वो आके है ना, हम यहाँ से टेंशन में जाते हुए रो रहे हैं उनके गले लग के, वो कहती कि जाना तो पड़ेगा। तो हमने कहा जिंदगी रहे ना रहे, बाढ़ में गया चाइना एसोसिएशन में, कहती नहीं पता लगे जिंदगी रह गई, हम लोग बच गए और चाइना वालों ने एसोसिएशन ही छीन ली, फिर क्या करेंगे, तो जाना तो है ही। तो वो गई, वो वहां पे फोन करे रिलैक्स कुछ भी नहीं है यहाँ पे, या आके भी वो बिल्कुल वो शॉपिंग भी करके आई हुई थी चाइना से, कि मतलब यहाँ तक, यहाँ पर आवाम पुरानी फिल्मों के भी पोस्टर्स फायरिंग वाले लगा के आवाम को कितना ज्यादा डरा रहे थे कि लाशी वहां फेंक दी, वो फेंक दी, बेची थी रिसर्च पर्पसेस के लिए वगैरह, बट ऐसा नहीं था। काफी ज्यादा लोग, अल्लाह खुदा खैर करे, हम ना लोग ना तब तक बिलीव नहीं करते क्योंकि एक्चुअल लोगों के साथ ऐसा होता नहीं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी 6-7 लाख रुपए की जो है ना वो लाश इन लोगों ने लवा की। अच्छा 6-7 लाख लेने के बाद मेरी सिस्टर कहती कोविड कहाँ चला गया, मतलब 6-7 लाख लेने के बाद कोविड बिल्कुल खत्म हो गया कि लाश दे रहे हैं अब, तो फिर लाश देना शुरू कर यार। मैं आपको बताता हूँ, आपको पता है हमेशा ना एक सेंचुरी में एक वबा ने आना ही होता है ताकि क्लाइमेट को जो है ना वो इक्वल रखा जाए। जैसे अक्सर हम लोग कहते थे ना ऑस्ट्रेलिया बेचारा जंगलों में आग लग गई, जरूरी है क्लाइमेट चेंज के लिए कि जंगलों में आग लगे, कुछ स्पीशी मरे, कितनी ज्यादा स्पीशी मरी थी। फिर हमेशा ऐसा होता है कि इस पानी के अंदर ऑयल डंपिंग या इस वजह से स्पीशी मर जाती है। भाई मतलब ऐसा कैसे हो सकता है इसके 10-20 साल बाद एक जो बहरी जहाज था उसकी मतलब ऑयल डंपिंग की वजह से इतनी ज्यादा स्पीशीज मर गई, है ना। तो ये खुदा कर रहा होता है बिकॉज क्लाइमेट को बैलेंस रखना होता है। हम लोग, हमें लगता है ना हम इंसान कुछ भी नहीं है, वी आर अ सिंगल स्पीशी ऑन दिस प्लेनेट। अगर आप कुरान पाक को ज्यादा वजाहत से पढ़े तो कुरान पाक में लिखा गया है, हमें लगता है ना हम एक ही जहां नहीं है, वी आर जस्ट अ वन प्लेनेट एंड अदर प्लैनेट्स पे भी दुनिया एग्जिस्ट करती है। अगर ना करती होती तो अल्लाह पाक कभी भी कुरान पाक में हमेशा अल्लाह पाक ने तमाम जहानों का ही जिक्र किया। कहीं पे भी है नबी वसल्लम की जब जात को बताना था तभी बताया कि उनको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। वो जहान कौन से हैं? अब जैसे जिन्नात है वो हवा में रहते, तो हवा एक पूरा जहान है ना, कि वो हवा से बने हुए लोग हैं, हवा में रहते हैं, हवा उनका मस्कन है और उनकी तादाद हमसे कहीं ज्यादा है और उसे महशर उनका भी हिसाब होना है, हमारा भी होना है। दुनिया में रहते हैं वही ना, क्या जो इंसान है, इंसान इस प्लेनेट पे पाया जाता है ना। हाँ अब आप लोग है ना, आपको पता है आवाज में साइंस जो है ना वो इस्लाम को नहीं मानती, बट साइंस अकॉर्डिंग टू द इस्लाम चल रही है। साइंस कहती है कि ना इंसान हमेशा से इवोल्व होता हुआ यहाँ तक पहुंचा है। अगर हम लोग भी देखें इस्लाम के अकॉर्डिंगली
तो पहले हमारे एंसेस्टर्स के कद कितने थे, कद काठियां, उनका रहन सहन कैसा था, करते करते जिद्दत पे मबनी चीजों से हम लोग यहाँ आके ये स्पीशी बने। लेकिन जो लोग बिग बैंग थ्योरी पे यकीन रखते हैं वो कहते हैं कि वो अथिस्ट बन जाते हैं ना, वो कहते हैं कोई खुदा नहीं है, सारी चीजें जो है वो वैसे ही हो रही हैं। आपको पता है अल्लाह पाक को इस्तगफार इतनी पसंद है ना कि इंसान गलतियां करता है, ठीक है, इंसान क्या करते हैं, गलतियां करता है, तो अल्लाह पाक को जो सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज है ना वो इंसान का इस्तगफार करना है। जब हम जन्नत में चले जाएंगे ना तो तब कोई गलती नहीं होगी, तो कोई वहां पर इस तरीके का नहीं होगा, तो कोई इंसान पश्चिमादा, अल्लाह का शुक्र तो सारे अदा करेंगे जन्नत में, जुमा वाले दिन बाजार भी लगा करेगा और अल्लाह का दीदार भी हुआ करेगा, अल्लाह सबको ये सादत नसीब फरमाए। लेकिन इस्तगफार तो तब करता है ना जब इंसान से नदामत हुई हो या शर्मिंदा, आग का डर वगैरह वगैरह वगैरह। तो साइंस कहती है कि एक दिन सब खत्म हो जाएंगे ना जब, तो हम उसके बाद भी देख रहे हैं किसको, प्लैनेट्स को। हम तो जन्नत में होंगे, हमें क्या पता कि अल्लाह इसी धरती पे, इसी कायनात में कोई और खेल खेल दे। हमें भी तो एक खेल के अकॉर्डिंगली बनाया गया है ना, एक पूरी कहानी है जिसको एक रची बसी हुई। तो साइंस भी इस पर बिलीव करती है। फिर साइंस कहती है कि हम कहते हैं पहला इंसान आया है ना, साइंस कहती है पहला इंसान आया, वो भी वही डेट बता रहे हैं जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए। फिर हम कहते हैं मिराज की रात गए, फिर हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम का जब जिक्र था वगैरह वगैरह। साइंस कहती है कि पता नहीं कितनी दफा हमें वहां से कायनात का टाइम मिल ही नहीं रहा कि तब कायनात में क्या चल रहा था, जब कायनात का टाइम, जब कायनात रुकी हुई थी, तो वो इन्हीं इन्हीं इवेंट्स पे कायनात रुकी गई। शब मिराज साइंस से साबित है। और अक्सर लोग, अक्सर फिरके वाले, मैं किसी की फिरके की दिलदारी नहीं कर रहा ना, आप लोग ये समझिएगा, अक्सर फिरके वाले ये कहते हैं कि मिराज जो है ना वो ख्वाब में हुई थी। साइंस उसका सबूत दे रही है, तो मिराज ख्वाब में कैसे हो सकती है। हम लोग सऊदी अरेबिया गए तो ना तफसीर वाला कुरान पाक था, मक्का हमने हरम पाक से उठाया और हम लोग अपने ना होटल ले गए। तो उनकी उसकी पता नहीं कौन सी सूरत है, मैं वो पढ़ रहा था, तो उसका ना मफहूम पढ़ रहा था। तो मिराज का वाक्य ना जिस सूरत में, कौन सी है वो, हाँ, तो नहीं नहीं उसके अंदर ना मिराज का वाक्य था। तो उन उसकी ना तफसीर में पता क्या लिखा हुआ है, उसकी तफसीर में लिखा हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हजरत जिब्राइल का नूर देखा। मतलब कि मैं किसी के फिरके की बात नहीं कर रहा, अक्ल यहाँ पर जो है ना वो काम करना बंद कर देती है कि हजरत जिब्राइल से तो पहले भी मुलाकातें चल रही थी, सिदरतुल मुंतहा के पास पहुंच के हजरत जिब्राइल चले गए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले बच गए। तो फिर अल्लाह पाक ने जब कुरान पाक में फरमाया कि मैं नूर हूं, तो वहां लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नूर देखा है ना। ये बताना इन लोगों ने गवारा नहीं किया कि वो नूर अल्लाह का भी हो सकता है, क्योंकि इंसान की अकल है ना, इंसान बर्दाश्त नहीं करता कि वो भी हमारी तरह एक बशर है, तो उन्होंने नूर कैसे देख लिया। वहां पे तफसीर में लिखा हुआ है जी वो हजरत जिब्राइल ब्रैकेट में, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कल परसों दिखाऊंगा भी वो सिस्टर से मंगवा के क्लिप ना, तो जिसके ऊपर हम लोगों ने हाईलाइट किया था उसको। भाई जिब्राइल तो चले गए थे सिदरतुल मुंतहा से आगे पीछे, तो वो जिब्राइल का नूर कैसे हो सकता है। मैंने कहा था किसी फिरके की बात नहीं करनी। और सऊदी अरेबिया में सारे अहले हदीस हैं, देवबंदी नहीं। यार ओके, बात समझ आई आप लोगों को। और आपको पता है आप इस्लाम बहुत ज्यादा ना, मतलब एक फुल एक्यूरेसी के साथ है, बट यहाँ पर हमें इस्लाम में चीजें बयान ही नहीं की गई। हमें सिर्फ सिखाया गया जन्नत और जहन्नुम से डरा के ना, हमें कहा गया कि नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, ये वो, कॉन्सेप्ट ही गलत था। हमें इश्क सिखाया जाता, फिर हमें लगन हमारे अंदर पैदा होती। आप मुझे बताओ जिस तरह की हमारी बातें हैं, नमाज में खड़े, कौन आ रहा है कमरे में, कौन जा रहा है इधर उधर, सारी पूरा एक पैटर्न बना होता है। तो अल्लाह ताला हमारी इन टूटी फूटी नमाजों को कबूल करे। बट इस्लाम इससे थोड़ा हटके है। हमें हमेशा बताया गया कि इस्लाम जो है ना, बैठ जाओ तुम, इस्लाम जो है ना वो अमन का दर्ज देता है ना, इस्लाम अमन का दर्ज देता है। लेकिन राह राह पे इस्लाम ने जहाँ तलवार उठाई है वहां तलवार भी बहुत भयानक तरीके से उठाई है, और फिर फतह करके ही लौटे हैं। और आज कश्मीर को हम आजाद नहीं करवा सके, फलस्तीन के लोगों को हम आजाद नहीं करवा सकते, यहूदी क्या से क्या कर रहे हैं, कोई किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं कहता हूँ
जो मीडिया फेसेस है उनकी एक ट्वीट नहीं देखी। क्यों? ये सारी वेबसाइट्स चलाई कौन रहे हैं? इसराइली। बंद हो जानी थी, अकाउंट्स बैन हो जाने थे, वगैरह वगैरह। एक ट्वीट नहीं देखी किसी इनकी। मर रहे हैं लोग। फिर वो कवे वाली आप लोगों ने शायद वीडियो देखी होगी, कव्वे ने इसराइल का परचम उखाड़ा है जो, है ना। फिर जब कोविड के दिनों में खाना मस्जिद हराम को बंद कर दिया गया था, फिर वहां पे परिंदों ने तवाफ किया था, क्योंकि तवाफ रुक नहीं ना सकता। तो यही सब चीजें जो है ना वो फिर अलग अलग करके दिखाता है। जब इंसानों ने छोड़ दी थी, फिर अबाबील को भेजा था शैतानों के वो उनको मारने के लिए। तो बस ऐसे ही होता है, लेकिन अल्लाह खैर करे। बाकी ये जो है ना, अब आगे देखो, सिर्फ एक छोटी सी बात, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं उसकी तरफ। तो मुझे ये बताओ कि कितने बच्चों ने कौन कौन से क्वेश्चन सोल्व किए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन सोल्व नहीं किए कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। और जो आईआर आप देख रहे हैं और आपकी कैलकुलेशन एक्सेल में नहीं हो रही।